हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित यानी कि अनसीन पैसेज के बारे में। बच्चों, अपठित क्या होता है? अपठित उसे कहते हैं जो पहले न पढ़ा गया हो। प्रश्न पत्र में ऐसे गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं जो पाठ्य पुस्तक में नहीं होते हैं। इन पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सामान्य ज्ञान, मौलिक चिंतन और अर्थग्रहण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश पद्यांश का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित होने चाहिए। दूसरा, अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तीसरा, उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए। पांचवा, अपठित गद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। छठा, सर्वप्रथम संपूर्ण अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को समझना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने से अर्थ समझ में न आए तो अपठित पद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। सातवां, अपठित पद्यांश को पढ़ते समय यह भी ध्यान रखें कि कविता में कवि सदैव शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनका विशिष्ट अर्थों में प्रयोग करते हैं, यानी शब्दों अथवा वस्तुओं का प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है बच्चों, प्रश्नों को पढ़कर कविता में उनके उत्तरों को रेखांकित करें और फिर उसे सरल गद्य में लिखें। नवा है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश में ही शीर्षक लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों, आइए कुछ उदाहरण दिए गए हैं अपठित गद्यांश के। इनको पढ़ करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपठित गद्यांश पढ़ करके उनके उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला अपठित गद्यांश। युवा वर्ग आज हमारा उत्तराधिकारी है। आज नहीं तो कल वह देश का कर्णधार बनेगा। भविष्य उसी के कंधों पर सुरक्षित है। पुरानी पीढ़ी का दायित्व है कि युवा पीढ़ी का सम्यक मार्गदर्शन करे। हम वस्तु स्थिति को पहचान कर यह समझ लें कि युवा वर्ग अपने द्वारा अर्जित संस्कारों एवं मान्य विश्वासों के आधार पर ही चलना चाहेगा। पुरानी पीढ़ी उनके मार्ग का रोड़ा न बने। वे स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। युवा छात्र सक्रिय राजनीति में रुचि लें, हिस्सा लें, इसमें कोई हानि नहीं है। हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेता उनके अलहड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। तो बच्चों देखिए, उपयुक्त गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप अपठित गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आज का युवा वर्ग कल का क्या बनेगा? तो इसका उत्तर है, आज का युवा वर्ग कल के देश का कर्णधार बनेगा। दूसरा प्रश्न है, युवा वर्ग अपना मार्ग प्रशस्त कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, युवा वर्ग स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका कब रहती है? इसका उत्तर है बच्चों, युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेता उनके अलहड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। तो बच्चों, अंतिम प्रश्न है इसका, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आज की युवा पीढ़ी है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार हमने अपठित गद्यांश पढ़ा और इसके प्रश्नों के उत्तर इसी में से ढूंढ के लिखे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, एक दूसरा उदाहरण है। इसमें क्या है? महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे पितामह भीष्म ने भी निश्चय कर लिया कि वे श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। श्री कृष्ण को विचलित करने के लिए भीष्म ने इतना भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन लाचार हो गए और वे भीष्म को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाए। अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे, किंतु उन्होंने शस्त्र न उठाने का प्रण किया था, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखते ही देखते भीष्म ने अपनी बाण वर्षा से सारे पांडव सेना को तितर बितर कर दिया और अर्जुन कुछ न कर पाए। श्री कृष्ण को लगा कि यदि आज युद्ध में पापी दुर्योधन जीत गया तो इस प्रतिज्ञा का क्या लाभ होगा। क्रोध में भरकर जैसे ही वे सुदर्शन चक्र उठाकर आगे बढ़े तो भीष्म पितामह ने अपने बाणों की वर्षा रोक दी और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे माधव, यदि तुम अर्जुन की विजय चाहते हो तो अपना हाथ का चक्र उठाकर मुझसे युद्ध कर सकते हो, किंतु इससे आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। श्री कृष्ण को पता चल गया कि भीष्म का आज का उद्देश्य उनकी प्रतिज्ञा को भंग कराना था।
तो बच्चों देखिए, आपको इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। दूसरा प्रश्न है, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए क्या किया? तो बच्चों, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा भंग करने के लिए पितामह भीष्म ने भयंकर युद्ध आरंभ कर पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ने का निश्चय क्यों किया? भीष्म के पराक्रम के सामने अर्जुन को असहाय पाकर श्री कृष्ण को लगा कि आज पापी दुर्योधन की विजय हो गई तो इस प्रतिज्ञा का क्या लाभ होगा, इसलिए उन्होंने शस्त्र उठाने का निश्चय किया। चौथा प्रश्न, भीष्म ने श्री कृष्ण को किस बात के लिए चेताया? इसका उत्तर है, भीष्म ने श्री कृष्ण को चेताया कि शस्त्र उठाने से आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक भीष्म का पराक्रम होना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से अपठित गद्यांश के उत्तर दिए जाते हैं। एक और उदाहरण दिया गया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि सुविख्यात इतिहासकार गिब्सन ने रोम साम्राज्य का पतन नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में अपने जीवन के 20 बहुमूल्य वर्ष लगाए थे। समय के सदुपयोग के कारण गिब्सन विश्वविख्यात हुआ। गांधी जी ने भी समय का सदुपयोग करते थे, उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बीतता था। गांधी जी कहते थे कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम इनका उपयोग न करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकता है। तो आइए बच्चों, उपयुक्त गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, गिब्सन कौन था तथा किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो गिब्सन एक सुविख्यात इतिहासकार था तथा वह समय के सदुपयोग के कारण प्रसिद्ध हुआ। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने समय के विषय में क्या बताया? तो गांधी जी कहते थे कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका उपयोग न करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। तीसरा प्रश्न, अनेक महापुरुषों का जीवन किस तथ्य की पुष्टि करता है? तो इसका उत्तर है, अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा बच्चों? समय का सदुपयोग। तो बच्चों, आपने देखा एक तीसरा उदाहरण भी, जिससे आपने सीखा कि किस प्रकार से हम अपठित गद्यांशों के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आइए बच्चों, हम जानते हैं अपठित पद्यांशों के कुछ उदाहरण। अभी तक हमने गद्य पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं पद्य यानी कि कविता। तो पहला उदाहरण है, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न, कविता में कविचंद कौन है? तो इसका उत्तर है, कविता में कविचंद वीर रस के कवि चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के सखा और सेनापति दोनों थे। दूसरा प्रश्न, कविता के अनुसार भूषण और चंद्र कवि की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, कविता के अनुसार भूषण और चंद्र कवि ने वीर रस की ही ऐसी कविता की थी जो किसी के भीतर बिजली जैसा उत्साह या जोश भरने में समर्थ है। तीसरा है, बिजली किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है, बिजली उत्साह या जोश का प्रतीक है। चौथा है बच्चों, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक होगा बधी कलम। तो बच्चों, आपने देखा पद्यांश को। अब देखते हैं एक दूसरे पद्यांश को और जानते हैं कैसे हम इसको पढ़ के इसका उत्तर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते पद्यांश। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, उपयुक्त पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, यह कविता किस वीरांगना के विषय में है? इसका उत्तर है, यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में है। दूसरा प्रश्न, लक्ष्मीबाई को किसका अवतार बताया गया? लक्ष्मीबाई को लक्ष्मी, दुर्गा का और वीरता का अवतार बताया गया। तीसरा प्रश्न, लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे? नकली युद्ध व्यूह की रचना, शिकार खेलना, सेना को घेरना और शत्रु के किले को ध्वस्त करना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब देखिए एक तीसरा उदाहरण भी दिया गया है आपको। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति की गोद में बसने का क्या आशय है? उत्तर है, प्रकृति की गोद में बसने का आशय है भारत देश प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, रेखांकित अंश का आशय है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, जो लगता है कि भारत भूमि के चरण पखार रहा है। अगला है, यह कविता भारत देश की किस विशेषता का वर्णन करती है? इसका उत्तर है, यह कविता भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक स्थिति का वर्णन करती है। अगला है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक है भारत देश। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार हम पद्यांश का उत्तर लिख सकते हैं। आइए इसको एक बार दोहरा भी लेते हैं इस पाठ को। तो बच्चों, अपठित का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही एक भाग है। अपठित गद्यांश या पद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर लिखते समय सरल, सहज और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता के उत्तरों को रेखांकित करके सरल गद्य में लिखना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे अपठित गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर दें और कैसे अपठित गद्यांश को पढ़ करके उनके प्रश्नों का उत्तर दें। तो बच्चों, ये निरंतर आप प्रयास करेंगे तो आप और अच्छे से इसे सीख पाएंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।